हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के जो अर्थशास्त्र है उसका पहली चैप्टर पालमपुर की कहानी का दूसरा भाग। तो हम लोग शुरू करेंगे अभी। पहले देखिए, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका जो ज़मीन वो लोग जोतते थे उस ज़मीन में, और किस तरह का कार्य किया जाए जैसे पैदावार और अधिक होगा, इसके लिए वो लोग क्या करने लगे, सोचने लगे थे। तो देखेंगे अभी हम लोग क्या क्या उपाय किया जा सकता है। जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है वैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जहाँ पर जिस ज़मीन पर जिस तरह का फसल उगाए जाते थे वहाँ उस तरह का ही वो लोग क्या करते थे, सुविधा उपलब्ध कराते थे। उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता था। और वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एक गांव है उस गांव की तरह वह पालमपुर लगता था। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती थी। समस्त भूमि पर खेती की जाती थी, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती थी। बरसात के मौसम, खरीफ किसानों ज्वार बाजरा ये चीज़ वो लोग क्या करते थे, खेत में उगाते थे। और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता था। तो चारा दो प्रकार का होता था, एक सूखा चारा और एक हरा चारा। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती होती थी और सर्दी के मौसम में रबी फसल, जिसमें हम लोग गेहूँ, मटर, चना, तो ये चीज़ हम लोग उगाते थे। उत्पादित गेहूँ में परिवार के खाने के लिए वो लोग क्या करते थे, रख कर शेष किसान जो गेहूँ उत्पादन होता था उसको वो लोग क्या करते थे, रायगंज का जो एक मंडी था, सब्जी मंडी, वहाँ पर वो लोग बेचते थे। भूमि के लिए एक भाग गन्ने की खेती भी की जाती थी और एक भाग क्या करते थे वो लोग, गन्ने की खेती भी वो लोग करते थे। वर्ष में एक बार वो लोग क्या करते थे, कटाई भी करते थे। वर्ष में एक बार क्या करते थे, कटाई भी करते थे। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों में बेचा जाता था। शाहपुर का एक क्या था, व्यापारी था, वहाँ पर जाकर ये लोग क्या करते थे, इसको बेचते थे। पालमपुर में एक वर्ष किसान 3 फसलें किया करते थे, वो लोग करते थे, फसल उगाते थे, इसीलिए पैदा कर पाते थे क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था था। और वहाँ सिंचाई जो कि पानी देने का जो व्यवस्था, ये बहुत अच्छा था। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी और उस गांव में बिजली जो है बहुत जल्दी आ गई थी, इसीलिए वो लोग मोटर पंप वगैरह लगा लिया। कुछ प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति में वो लोग क्या किया, बदलाव किए और तब तक किसान जो है कुओं से रटकर द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। और लोगों ने देखा कि बिजली से, किस चीज़ से, बिजली से वो लोग क्या करते थे, बिजली से वो लोग उसका जो सिंचाई की व्यवस्था था उसको वो लोग करते थे। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। स्टार्टिंग अवस्था में वहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ नलकूप को लगाए गए थे। जल्दी ही किसानों ने अपने अपने निजी नलकूप जो है वो प्रारंभ कर दिए, लगाना प्रारंभ किए। सरकार के लगाने के बाद सभी ने देखा कि इसमें बहुत सुविधा हो रहा है, तो उसने सोचा, सभी ने कि अरे हम लोग अपने से ही लगा लेंगे, ताकि क्या होगा,
अच्छे से हम लोगों का खेती हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरह से होने लगा। फलस्वरूप 1970 के दशक में के जो मध्य तक कितने 200 हेक्टेयर तक पूरे जते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगा। ठीक है, 1970 तक पूरा 200 हेक्टेयर जमीन उस सिंचित होने लगे। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ भारत के सभी गांव ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पूरा भारतवर्ष को तो देखेंगे तो इस तरह का अच्छी जो सिंचाई स्तर है ये हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। नदी मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। जो नदी तट के क्षेत्र है इस तरफ तो बहुत ज़्यादा सिंचाई होते थे। जहाँ इस तरह का कोई पहाड़ी इलाका वगैरह है इसमें तो कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं दिख पाते हैं, तो वहाँ सिंचाई भी अच्छे से नहीं होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र में जो है उसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत कम सिंचित क्षेत्र है, बहुत कम। ठीक है, और देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत 40% सिंचित क्षेत्र है और बाकी 60% जो है वो क्या है, सिंचित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका एक, देखिए एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल से ज़्यादा फसल हम लोग पैदा करेंगे तो वो क्या फसल कहलाएगा, बहुविध फसल प्रणाली उसको कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुविध फसल प्रणाली उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, यह एक भूमि किसी एक टुकड़े के उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है और किसी एक क्षेत्र को अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये सबसे आसान और सबसे आसान प्रणाली इसको हम लोग कहेंगे। पालमपुर में सभी किसानों कम से कम क्या था, कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते थे। 2 मुख्य फसल वो लोग क्या करते थे, पैदा करते थे। कोई किसान पिछले 15-20 वर्षों से 3 फसल यानी कि तीसरी बार उस ज़मीन पे वो लोग क्या करना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू कर दिया तीसरी बार। ठीक, फसल के रूप में आलू पैदा करते थे। ये बहुत सारा फसल जो है ये फसल ये लोग उगाना शुरू किया। देखिए इसमें दिख रहा है ये क्या है, ये हो गया आप लोगों का गेहूँ, ये हो गया आप लोगों का बजरा, ये हो गया आप लोगों का गन्ना और ये हो गया आप लोगों का आलू। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, उगाते थे। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसका जो बाकी है इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए सारणी, ये जो चीज़ बनाया इसका एक सारणी बनाना है। ठीक है, कहाँ कितना सिंचित है नहीं है इसको देखिए। पहले हम लोग देखेंगे 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है और सारणी के नीचे दिए गए आरेख नीचे चित्र करते हुए आरेख क्या दिखता है कक्षा में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सिंचित के अंतर्गत क्या होता है, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक सारणी हो गया। इसमें देखिए जुताई क्षेत्र दिया हुआ है, जुताई क्षेत्र है ये। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर में इसको किया गया है। ये देखिए हर साल इसमें दिया हुआ है, प्रति साल इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने कॉपी में उतारेंगे। इस तरह का आरेख भी आप लोग बना सकते हैं जो कि बहुत सारा इसमें से देखिए 1950 से 91 90 से
91, 2001 से 2000, 2000 से 2001, 2000, तो इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, अभी हम लोग इसका देखेंगे कि क्या आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसल की सूचना के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरना है। ठीक है, वहाँ तो हम लोग देखें तो अपने भी तो खेती है, इससे कैसा पैदा हो रहा है इसके बारे में भी हम लोग को देखना है। इसके आधार पर ज़मीन के टुकड़ों से हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। बढ़ाने के लिए एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि की उपज प्रारंभ हम लोग करेंगे। ठीक, उपज की जो भूमि के किसी टुकड़े की एक ही जगह में हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, देखेंगे। मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में हम लोग उसको जानते हैं या मापते हैं। ठीक है, 1960 के दशक में मध्य तक खेती की पारंपरिक जो बीज है, यानी कि जो पहले से, जैसे कि कुछ बीज हम लोग रखते थे पहले, ठीक है, तो उस बीज में ही हम लोग क्या करते थे, उसका उपज करते थे। जिनकी उपज क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या होता था, कम होता था। इस साल मान लीजिए कोई हम लोगों ने किया, उसके बाद उसको बीज रखा, फिर उसका बीज रखा, इसी तरीके में जो हम लोग रखते थे वही परंपरागत जो बीज है वही बीज है। तो उसमें क्या होगा, फसल जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, परंपरागत जो बीज है उसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। ठीक है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका फसल जो है वो कम होगा। किसान के उर्वरक के रूप में गाय के गोबर, दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल की उपलब्ध थे। उस समय का ये गोबर वगैरह ये चीज़ उपलब्ध था, बाकी सारा कुछ नहीं था। अभी हम लोग देखेंगे 1960 के जो दशक है इसके अंत में क्या हुआ, हरित क्रांति आ गया। हरित क्रांति का अर्थ होता है कि भारत के किसान को अधिक उपज वाले बीज यानी कि HYV का बीज आने लगा, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। इसके द्वारा गेहूं, चावल की खेती करने के तरीके हम लोगों को क्या किया गया, सिखाया गया। और परंपरागत जो बीज है उसकी तुलना में HYV के जो बीज है उसका गुणवत्ता पौधे में ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसे देखिए आधुनिक उपज वाले बीज जो है इसमें हम लोगों को दिख रहा है, ट्रैक्टर से हम लोग बीज बोते हैं। देखिए उर्वरक खाद है, ये जो मशीन स्प्रे जो कीटनाशक वगैरह है मशीन, तो इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। सिंचाई के देखिए पद्धति दिया हुआ है, सिंचाई का बहुत सारा पद्धति। देखिए यहाँ बांध से हम लोग सींचते हैं, बिजली के द्वारा जो पंप में हम लोग मोटर लगाते हैं, ये भी जैसे नहर हो गया, देखिए नहर से भी हम लोग सिंचाई करते हैं। ये हो गया आप लोग का आधुनिक तरीके का जो है सिंचित करने का पद्धति। ठीक, अभी हम लोग चलिए अभी देखते हैं मात्रा में होने वाली जो फसल है, मात्रा में होने वाले पैदा की जाने वाली की आशा है, अनाज पैदा होने की आशा थी और इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़ों में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगती है। यद्यपि अधिक उपज प्रणालियों के वाले जो बीज थे, ये अधिकतम उपज पाने के लिए हम लोग क्या करते थे,
उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और रासायनिक खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उसमें से कीटनाशक का भी आवश्यकता हम लोग को ज़रूरत पड़ती थी। आधुनिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों के वाले जो बीज थे उसमें ये बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक वगैरह वगैरह चीज़ को हम लोग क्या करते थे, संयोजन से ही संभव थी। ये चीज़ हम लोग अगर नहीं करते तो हम लोग शायद इस चीज़ से दूर रहते। भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जगह में सबसे पहले होने लगा। किसान ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए नलकूप सिंचाई के लिए, ठीक है, और HYV बीजों के रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनमें से कुछ ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन का लोग क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा मशीन का, जिससे जुताई और कटाई के लिए बहुत हम लोग का आसानी से काम होने लगा था। और उन्हें इनमें से गेहूं की ज़्यादा फसल पैदावार प्राप्त की जाने लगा। जैसे पालमपुर में परंपरागत बीज जो थी उसमें हम लोग को कितना मिलता था, प्रति हेक्टर में 1300 kg हम लोग को मिलता था। और जब हम लोग हाइब्रिड बीज का उपयोग किया तो उसमें हम लोग को कितना मिला, 3200 kg हम लोग को प्राप्त होने लगा, यानी कि 1900 किलोग्राम हम लोग को ज़्यादा मिलने लगा। तो ये चीज़ हम लोग को खाने के लिए, मान लीजिए ये चीज़ हम लोग खाने के लिए घर में रखेंगे, ठीक है, और ये वाला चीज़ जो हम लोग का बढ़ रहा है इसको हम लोग बेचेंगे, इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इसी तरीके से वहाँ पैदावार जो है बढ़ने लगा और इतना बढ़ा कि बहुत सारा जो किसान लोग थे, सभी किसान थे लगभग, तो उसमें जो स्थिति था ये बहुत उन लोगों का सुधार हुआ। गेहूं में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुई, 1900 किलोग्राम प्रति हेक्टर में उसका वृद्धि हुआ। तो लगभग ढाई गुना ज़्यादा वृद्धि होने लगा। और वहाँ किसान के पास बाज़ार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी, यानी कि पहले इतना खाने के लिए करते थे, इतना हो रहा है तो इतना को अभी वो लोग क्या करते थे, बेचते थे। 1900 किलोग्राम गेहूं लोग बेच देते थे। तो ये सेकेंड पार्ट था हम लोगों का, और कल हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।